नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सतहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज एक अलग तरह का विषय आपके लिए प्रस्तुत है। थोड़ा सा कभी कभी राजनीति से हट के भी बात होनी चाहिए। हालांकि राजनीति से बच के तो कोई बात होती नहीं है, तो ये बात भी बच के नहीं है लेकिन हट के है। ऐसा इसलिए प्रसंग आया कि एक हिंदी की पत्रिका है तद्भव, बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले लगभग ऐसा शायद ही कोई होगा कि जो उससे परिचित न हो। काफ़ी समय से अनवरत निकल रही है। उसमें एक उपन्यास छपा इस बार, 3 महीने में करीब आ जाती है वो पत्रिका। पूरा उपन्यास है। उस उपन्यास में जब आप उसमें गुजरते हैं उससे होके, तो आपको लगता है कि सब कुछ सुना सुना साथ साथ घट तो नहीं रहा अगल बगल कुछ ऐसा, और आप में वो कौतूहल पैदा होता है। तो उसने ये प्रश्न पैदा किया कि इस पे बात की जाए। उसका नाम है उफ कीड़ा। इस उपन्यास में लगभग सब कुछ वैसा ही है। ये 2025 में ख़त्म कर लिया था इसके लेखक ने, जिनसे मैं आपको परिचय कभी कराता हूँ। वैसे मेरे कार्यक्रमों में आप उनसे परिचित रहे हैं, राजू शर्मा जी। लेकिन उन्होंने 2025 में लगभग चीज़ों को जिस तरह से उस उपन्यास में बुना, वैसे ही घटते हुए हमारे सामने आ रहा है। इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तो देश में इस बात की चिंता है कि सोनम वांगचुक की उसका 17वां दिन है अनशन का, उसके मसल्स घटने लगे हैं। यानी वो खतरे की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि ये खतरनाक स्टेज है, इस अनशन को विड्रॉ कराना चाहिए या कोई न कोई इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। और एक पार्टी ने मांग की है राहुल गांधी से, चूँकि सरकार तो सुन नहीं रही, तो उन्होंने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन जाके इनका व्रत तोड़वा दें। तो ये जो कॉकरोच पार्टी जन्मी, जब आप इसके कथानक को पढ़ते हैं जिस उपन्यास पर मैं बात करने जा रहा हूँ, तो आपको बहुत बार लगेगा कि अरे ये तो इसमें लिखा हुआ था, ऐसा ही कुछ आसपास ही घट रहा है। खैर, तो राजू शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनके बारे में ये कि आपने हमारे जिन कार्यक्रमों में उनको देखा है, उससे आपको उनकी वृत्ति का नहीं पता होगा। मैं थोड़ा उनके बारे में बता देता हूँ। 1959 में जन्मे राजू शर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से भौतिक विज्ञान के स्नातकोत्तर हैं। लोक प्रशासन में उन्होंने पीएचडी किया और 2010 तक, 1982 में वो आईएएस सर्विसेज में आ गए थे। 2010 तक उस सेवा में रहे, फिर त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। उपन्यासों में हलफनामे, विसर्जन, पीर नवाज, कत्ल गैर इरादतन इत्यादि, व्याभिचारी, नोटिस, ये उपन्यासिका, और शब्दों का खाकरोव, समय के शरणार्थी, नहर में बहती लाशें, भुवनपति, ये तो उनके कहानी संग्रह हैं। भुवनपति, मध्यवर्ग का आत्मनिवेदन या गुब्बारों की रूहानी उड़ान, जंगलवश, कायांतरण, जंगलवश, ये सब नाटक हैं। कायांतरण उनका अनूदित उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने नाटकों का अनुवाद भी किया है। पिता अगस्त स्ट्रिनबर्ग का उपन्यास है, वो भी उन्होंने किया है। तो आज हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो है उफ कीड़ा। उर्फ कीड़ा। अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है राजू जी। और यहाँ से शुरू करते हैं कि आपके उपन्यासों में, जैसा और आपके सारे लेखन में, इवन कहानियों में, कई चीज़ें मैंने पढ़ी भी हैं। इस उपन्यास को जब मैं इससे गुजर रहा था, एक तो यह है कि जाहिर है कि जो भी कला में चीज़ें आती हैं वो जीवन के अनुभवों का किसी न किसी रूप में प्रतिबिंब लाती हैं। आपके जीवन में चूँकि आप सर्विसेज में रहे, तो आपने ब्यूरोक्रेसी और अवाम दोनों के रिश्तों को अपने तौर तरीके से उकेरने की कोशिश की है कलात्मक रूप से। आपके सारी चीज़ों में यह है। इस उपन्यास में वो बहुत अलग तरह से है और काफका की याद दिलाता है। ये एग्जैक्टली उसका एक है, मैं देख रहा था, उससे सिमिली है उसकी, मैं उस पर आऊँगा बाद में। तो सबसे पहले तो आप स्वयं इस उपन्यास को इस तरह से लिखने के लिए कैसे प्रेरित हुए और कितना समय लगा, कब आपने इसे ख़त्म किया? पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, फिर मैं उन सवालों पे आता हूँ जी। धन्यवाद शीतल जी। जब आप बोल रहे थे तो मेरा मन ये कर रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी एसआईआर हो गई कि नहीं, और आप मुझसे पूछें कि मेरा एसआईआर का एन्यूमरेशन भर गया कि नहीं, क्या हुआ। हाँ।
और अगर इस देश का एक महाउपन्यास मतलब महाउपन्यास लिखना हो, तो अगर 60 करोड़ लोग हैं, हाँ, सबका SIR का अनुभव इस साल के अंत तक हो जाएगा, और सबसे एक एक पन्ना अगर बुलवाया जाए, लिखवाया जाए, तो 60 करोड़ पन्नों का एक महाआख्यान हाँ, बन सकता है। और ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतना मुश्किल काम भी नहीं है अगर इसे कोई टेकअप कर ले। और वो सचमुच ही तंत्र की जो एक अंतहीन उत्पीड़क जो उसका मिजाज है, उसके लिए वो कहाँ कहाँ के रास्ते ढूंढ लेता है, वो उससे उजागर होगा। हाँ। अब मैंने ऐसे ही ये बात कही। अब इस उपन्यास पे आता हूँ। उर्फ कीड़ा नाम है इसका, और उर्फ कीड़ा का मतलब है कि उससे पहले आप कुछ भी लगा लो, शीतल उर्फ कीड़ा, राजू शर्मा उर्फ कीड़ा, और आपने सोनम जी की बात की जो अभी अनशन पे है। अनशन पर है, तो सोनम जी उर्फ कीड़ा। इसकी अगर मैं तय में जाऊं कि कहाँ से उपन्यास का दिमाग में ख्याल जन्मा, तो वो था जब ये बेल का मामला चल रहा था। दो तरह के मुकदमे इस देश में अभी भी चल रहे हैं। एक पुणे का भीमा कोरेगांव का केस और एक दिल्ली का राइट्स का केस। और जो हिंदुस्तान के सबसे आज की तारीख में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि जेल में निरुद्ध है और जिन्हें बेल नहीं मिल रही है, उमर खालिद, उसी समय शायद उनकी बेल की एप्लीकेशन कई बार जो खारिज हो चुकी है, तो शायद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई थी, और ये हो गया था कि अब 6ठे साल भी उनको जेल में रहना पड़ेगा। वही हाल आपका पुणे में है। तो कई तरह से मैं उस चीज़ के बारे में, एक तो मन में इंसानियत के नाते एक आपको एक दुख तो होता ही है, साथ में क्रोध होता है, एक फ्रस्ट्रेशन की भावना होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, कि इतना बढ़िया आदमी, इतना पढ़ा लिखा, इतना मेधावी, हमें अपने कॉलेज के दिनों की और उस समय के जो ज़बरदस्त स्टूडेंट्स होते थे उनकी याद आती है, उनके समकक्ष, उनके जैसा ही है वो। तो वहाँ से शुरू हुआ और ये देखा कि भाई बेल इनको तो नहीं मिली है, तो इसके पीछे एक कथानक, एक स्टोरी, एक नॉवल टाइप का सरकार ने रचा है। दिल्ली के राइट्स के बारे में भी और भीमा कोरेगांव के बारे में भी। वो एक कहानी है, एक वो FIR नहीं है, एक ज़बरदस्त कथा है जिसमें विक्टिम जो है वो ऑपरेसर हो जाता है, और ऑपरेसर मतलब उल्टा हो जाता है, रोल उल्टा हो जाता है। जो पीड़ित है वही अपराधी है, और जो मतलब जिसने किया वो तो पीड़ित हो गया, और जिसने जो पीड़ित था वो अपराधी हो गया। तो ये दोनों कथानक में उमर खालिद इसी के शिकार हैं। तो मैंने उसको कहा कि इसको एक स्टेप आगे बढ़ाओ और ये कहो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल ही लल्लू टाइप का आदमी है, व्यापारी है, ऐसे ही है, मतलब छोटा दुकानदार है। हाँ। उस पर भी अगर ये चार्ज लगा दिया जाए कि भाई तुम तो जो है वो बहुत बड़े प्रोटेस्टर हो और इतने खतरनाक आदमी हो और देश विदेश से तुम्हारे तार जुड़े हैं, और उसको बंद कर दिया जाए, उसको भी बेल ना मिले, और इस तरह का केस चले, और उस केस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, वकील से लेके जज, प्रोसिक्यूशन, विटनेस, मतलब जितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो सबको मालूम है कि ये बिल्कुल ही फर्जी और मतलब जिसे कहते हैं मनगढ़ंत किस्म का केस है। जो प्रो बोनो वकील उसके लिए केस लड़ रहा है, वो भी उसको इंसान के रूप में नहीं देखता, वो एक सिद्धांत के लिए लड़ रहा है। मतलब हर किसी को इससे मतलब नहीं है। ये आदमी अरेस्टेड है और ये आदमी 5 साल हो गए इसको। इस आदमी की कथा भी बड़ी वो डिटेलिंग बाद में आएगी, उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन वो कहानी इस तरह शुरू होती है कि वो अरेस्टेड है और एक दिन ये होने लगता है कि उसका शरीर घटने लगता है, सिकुड़ने लगता है अनुपातिक तरीके से, और वो भी एक रेगुलरिटी से कि 1 इंच रोज वो कमतर हो रहा है, घट रहा है। अभी घटने की जो प्रक्रिया है वो आप उसे शर्म से भी जोड़ सकते हैं, आप उसे
हेल्पलेसनेस, असहायता से भी जोड़ सकते हैं, और इसमें बहुत सी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं, डेविड और गोलियत की लड़ाई वाली। मैं यहीं पे आता हूँ। जी, आपकी जी। कहानी में, इस उपन्यास में शर्म का बार बार प्रसंग आता है, बार बार आपने इसको किया है। अब इसमें यह है कि नायक को अपनी, जो भी आपका इसमें हीरो है जो जेल में है, जो कठिनाई में है, वो अपनी हालत पे शर्मा रहा है, या आप इस न्याय तंत्र की बेशर्मी पे उसको व्यंग्य की तरह से ले रहे हैं, और उससे पाठक को वो आप कह सकते हैं कि कहते हैं कि वो उससे जुड़े, उसको समझ में आए कि ये क्या असहायता है। इस दोनों जान रहे हैं आपके इसमें ये है कि कोर्ट भी जान रही है कि इसका कोई रोल नहीं है, वकील भी दोनों तरफ के जान रहे हैं, फिर भी पूरा एक तंत्र चल रहा है इस पे मुकदमे में, और वो एक बैठा हुआ है जो हर रोज 1 इंच सिकुड़ रहा है। तो शर्म का आपने बड़ा जोर से प्रयोग किया। जी, शर्म, ये जो सिकुड़ना है, ये चीज़ें को उलट भी देता है, पलट भी देता है, क्योंकि वो जब सिकुड़ना शुरू हुआ और उसकी रेगुलरिटी पे ये लगा कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र, जब कोई रेगुलरिटी से चीज़ होती है तो लगता है कि कोई ताकत है इसके पीछे। हाँ। और जब ये खबर जेलर के पास शुरू में उसने कोशिश की कि इसका कोई समाधान निकालें, इसको बादाम खिलाएं, इसको कुछ खाने पीने को अच्छा से उसने सलाह की, कोई असर नहीं हुआ। वो कम होते होते करीब 3 फीट पे आ गया वो। फिर उसने चिट्ठी लिखी शासन को कि भाई मेरे से बला टले, ये कि क्या हो गया इसको उच्च स्तर पे इसकी जांच वांच हो। गवर्नमेंट में फिर एक दूसरे पे डालने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये डिस्कशन हुआ कि भाई डॉर्फ बोने होते हैं तो 2 फुट 1 इंच के बोने तो देखे गए हैं। नेपाल में एक बोना था, वो 75 साल की उम्र तक जिया। तो अभी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे ही घटता रहा तो लोगों ने हिसाब लगाया कि ये तो फिर घट के फिर क्या विलीन हो जाएगा, मतलब इस तरह के वहाँ कयास लगने लगे। और खूब विज्ञान और तरह तरह के न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर और साइंटिस्ट और इन सब लोगों को इकट्ठा किया गया और इसकी जांच टाइप होने लगी। फिर सरकार ने क्या किया कि वो उसके जो नेतागण हैं वो समझ गए कि ये गंभीर मसला है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो 2 चीज़ें की उन्होंने। एक दिन तो उन्होंने कोई एक अफवाह फैलाई कि जैसे जेल में कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है, आतंकी अटैक हुआ है, तो सारे वहाँ से कैदी निकाले और इस व्यक्ति को वहाँ से निकाल के ये एक वैज्ञानिक फैसिलिटी में ले गए। इसको अभी 3 फुटा है, ये 3 फुट का हो गया, 6 फुट का होता था, आधा हो गया। वैज्ञानिक फैसिलिटी में हो गए कि भाई यहाँ ये निरोध, इसको कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा, इसकी जांच पड़ताल होगी वगैरह। जेल से इसको हटा दिया गया और उसकी कहानी बना दी कि भाई क्या हुआ था जेल में, बहुत बड़ा खतरा टल गया वगैरह वगैरह। और जो मुकदमा चल रहा था उसमें ये हुआ कि 10 उसके हूबहू हमशक्ल। हाँ, ये मैं सवाल आ रहा था कि आप इसमें डबल्स यूज करते हैं। तो वो हूबहू भी एक मेटाफर की तरह से आ जाता है कि वो पेश होने लगे, वो अदालत में मुकदमा चलता रहा। और उसके जो हमशक्ल है, चूंकि कठिन चीज है, वहाँ पे कोई अक्यूज की जगह कोई और आदमी खड़ा हो जाए, लेकिन ना जज को परवाह, ना वकील को परवाह, ना विटनेस को परवाह। वो शायद उनको पता भी था कि इसकी जगह हमशक्ल आ रहे हैं, लेकिन मुकदमा चलता रहा और हमशक्ल पेश होते रहे। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली सरकार ने। लेकिन वहां पे एक समस्या बनी हुई थी क्योंकि उसका घटना 1 इंच घट रहा है। अब वो घटते 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 आप इमेजिन करिए, वो 1 फुट का रह गया, 1 फुट से वो 6 इंच का रह गया। अब हाँ, अच्छा 6 इंच का रह गया, वो जांच पूरी हो, लेकिन वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो समानुपातिक था और वो उसको किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं थी। वो तो मतलब ही वाज फीलिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसमें कई बार उसमें मैंने मजाक और व्यंग के पुट भी लाए हैं। जैसे वो सोचता है, एक दिन इमेजिन करता है कि कैसे मुकदमा करोगे अगर मान लीजिए मैं गायब हो गया, 3 इंच का मैं वहां पे अगर कटघरे में खड़ा, तो तुम इतना बड़ा कटघरा बनाओगे, कैसा कटघरा बनेगा, कैसे मेरी बात सुनी जाएगी, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी कि इतना छोटा सा एक आदमी है, उसके ऊपर मुकदमा ये चल रहा है कि देश के लिए खतरा है। तो ये एक गजब सी स्थिति पैदा करता है। और कौन सी जेल है जो उसे रोक सकती है? वो तो मोरी से निकल जाएगा, वो खिड़की से निकल जाएगा, ही इज फ्री। आप इसमें तंत्र अजगर यूज करते हैं, तंत्र को अजगर की तरह से लाते हैं। ये सारी कथा वहीं लेके आती है इस तरह से। देखिए, मैं बार बार कह रहा था शुरू में कि ये कहानी तब लिखी गई जब ये
कॉकरोच वाला आंदोलन, अभी शर्म वाली बात पे मैं आया नहीं हूँ। हाँ, आता तो ये कॉकरोच का जो आंदोलन शुरू हुआ तो एक हम सब लोगों को झटका लगा, ये क्या चीज़ हुई। तो ये उपन्यास उससे पहले लिखा गया है। इस उपन्यास में भी ये है कि जो जज है उसकी दृष्टि से जब उसके बारे में राजू शर्मा लिखते हैं तो वो लगभग वह सारे लोगों को कीड़े मकोड़े ही समझता है जो चारों तरफ उसके कोर्ट में विद्यमान है जी। और इसीलिए इसका शीर्षक भी है उर्फ कीड़ा। हाँ। तो वो सारे लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहा है और एक प्रक्रिया है उसके तहत वो आके बैठ जाता है और सुनवाई करता है और सब कीड़े मकोड़ों के लिए जो उसको आदेश करना है दे के चला जाता है, किसी चीज़ से कंसर्न उसका नहीं है। तो फिर आप एकाएक हम लोगों ने देखा कि एक ऐसी ही प्रक्रिया सचमुच में हमारी सर्वोच्च न्यायालय में उन मनुष्यों के बारे में हुई जिनको वो इस भूमिका में, जैसे इस उपन्यास में इससे 1 साल पहले राजू कंसीव करते हैं, लगभग वैसा ही हमारे कोर्ट ने एक्ट किया। तब तक ये उपन्यास तद्भव में छपा भी नहीं था तो ये भी नहीं हो सकता कि उसको पढ़ के उनकी रिएक्शन हुई हो। तो लेकिन ये घटा, तो ये अपने आप में बड़ा मजेदार है। तो नहीं, ये तो है अजगर ही, के बारे में लेकिन बताइए। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये दीमक बोलने की प्रक्रिया या कॉकरोच बोलने की या कीड़ा बोलने की ये प्रक्रिया केवल इस देश में नहीं, अन्य देशों में भी है। अक्सर ये जो बाहरी लोग जिनको आप जिनको आप घुसपैठिए मानते हो या जो दूसरे होते हैं, ये जिनके खिलाफ आप नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान में भी कई सालों से हो रहा है। तो लेकिन एक आम धारणा जो हमारी माइथोलॉजी में, जैसे जब भी दानव या राक्षस या बलवान का जो कल्पना की जाती है वो बड़ा होता है, आकार में कुंभकर्ण, रावण। छोटे साइज का पावरफुल सिंबल नहीं होता। केवल एक तो हाथी चींटी की कहानी है और एक आपकी डेविड गोलियत की कहानी है। गोरिल्लाज की जब बात करते हैं कि छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से कैसे लड़ता है। अब इस कहानी में ये होता है कि वो पहले तो वहां पे बड़ा परेशान है तंत्र पूरा कि ये अगर जिस दिन ये गायब हो गया तो हम क्या माने कि मतलब ये खत्म हो गया या ये कोई और शक्ति बन गया जिसको हम पहचान नहीं सकते। ये कहीं ऐसा ना हो एलियन वाला डर कि भाई ये कोई सुपर इंटेलिजेंस हो गया, ये हमारा नाश कर देगा, हमारा क्या होगा, हम इसको कैसे हैंडल करें। साथ में ये भी था कि भाई इसको बायो एजेंट के रूप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना छोटा सा है, इसको हम स्पाई की तरह से भी यूज कर सकते हैं। इस तरह की भाई आज की कल्पनाएं हर तरह की हम करते हैं, न केवल कल्पनाएं हैं। ये धुरंधर फिल्म में सोचा है। नहीं, मेडिसिन में तो ये होता ही है कि आप बायो एजेंट्स को आप मैकेनिकल डिवाइसेस उसमें लगा के और अंदर घुसा के और तमाम काम करते हो। उसी तरह से छोटे छोटे आप नैनो बायो एजेंट्स बना के उनसे स्पाइंग करा सकते मतलब इस तरह के विचार आने लगे व्यवस्था में। वो एक अस्त्र के रूप में, वेपन के रूप में, एक भाई ड्रोन से इतने छोटे छोटे ड्रोन जाते हैं कि नहीं। सही है। बहरहाल वो घटता गया। इसमें कई प्रश्न आते हैं कि सरकार में ऊंचे लेवल पे ये विचार चल रहा है कि भाई ये इसको इंसान माने या कुछ और माने। मिलिट्री चाहती है कि इसको इंसान ना माना जाए ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। कुछ साइंटिस्ट हैं जो थोड़े बेहतर हैं, वो कहते हैं भाई इंसान है, आप देख लीजिए ना, भाई इतना सा है, लेकिन सारी चीजें, भावनाएं, थॉट, सब कुछ इंसान वाले हैं। तो इसमें व्यंग का पुट एक है, लेकिन साथ में एक जो शर्म वाली बात है, हम उस पर आते हैं। काफका की जो सबसे मशहूर नॉवल है ट्रायल, उसका अंत जो होता है वो ट्रायल में उसके खिलाफ मुकदमा चलता रहता है और अंत तक पता नहीं चलता कि क्या मुकदमा था और क्यों चला। लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के आदेश हो जाते हैं। दो जल्लादों के साथ वो जाता है, दोनों उसके अगल बगल हैं, और फिर जाके उसको एक जगह लिटाया जाता है और गला उसका काट दिया जाता है। और जो अंतिम चीज जो वो सोचता है मरने से पहले कि मैं ये कुत्ते की मौत में मर रहा हूं, शायद इसकी शर्म बाकी रहे, ये सोच उसकी रहती है। मतलब कि ये पूरी जो नॉवल में जो चीज थी, ये कितनी शर्मनाक थी। ये इंसान समाज के लिए, ये सभ्यता के लिए, ये तंत्र के लिए, ये जो भी जिम्मेदार हैं उनके लिए कितनी शर्मनाक थी। वो शर्म तो कम से कम समाज में या सभ्यता में बाकी रहे,
ये अगर हो जाए तो सार्थक तो मैं मरना मानूंगा मेरा अपने सार्थक। अपने एग्जीक्यूशन को। ये वाली शर्म की बात मेरे को हमेशा खटकती थी। अब यहाँ पे वो शर्म क्या है? ये व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वो उसे शर्म आती है इस तंत्र पर, इस जज पर, यहाँ के लोगों वकील पर, उनके डर पर। वो सारे लोग जो हैं अपने को व्यक्त नहीं करते, उनके सामने दमन हो रहा है तो बोलते नहीं हैं, और नफरत के खिलाफ कुछ करते नहीं है। तो ये सारी इस व्यवस्था को एक नाटक चला रहे होते हाँ, हैं। उसको जुगुप्सा होती है, उसको शर्म आती है। उस शर्म से भी तो वो सिकुड़ना शुरू कर देता है, उससे अपनी दूरी बनाने के लिए। और कि भाई ये भी विचार उसके शायद दिमाग में उठता है कि तुम मुझे कीड़ा समझते हो, तो मैं कीड़ा ही बन जाता है। हाँ, शायद तुम्हें थोड़ा चैन मिले, शायद तुम्हारी नफरत कुछ कम हो, तो चलो मैं कीड़ा ही बन जाता हूँ। तो तुम ये सारी चीजें हैं। शर्म के साथ साथ दूसरी वो चीज भी है कि आप छोटे होते जाते हो तो उतने ही पावरफुल भी होते लोगों के, उनके पास जो औजार हैं दमन करने के, ऑपरेशन करने के, उत्पीड़न करने के, उनसे आप मुक्त भी होते चल रहे हो। तो इसमें कुछ सीन्स हैं जिसमें एक तो वो जज को कि भाई मैं छोटा सा, मेरे खिलाफ मुकदमा कैसे चलाओगे। एक बार वो इमेजिन करता है कि वो 15 अगस्त को उसकी लाल किले की प्राचीर से जनता को संबोधित कर रहा है, इतना शक्तिशाली उसके रूप में। और इसका किसी भी नॉवल का अंत या शुरुआत जो है उसको डिफाइन करती है। इसके अंत आपके लेखन में एक चीज़ है जो मैं इसके पहले कहना भी चाहता था कि आप शुरू में आपने नाटक लिखे हैं, नाटक आप करते भी थे, तो इस तरह की रचना करते समय आप उसमें नाटकीयता से जो हमारी रियलिटीज़ हैं उन पे व्यंग करते हैं जी। और उसका जाहिर है मजाक उड़ाते हैं या उन्हें छेड़ते हैं कि उनमें शर्म जैसी चीज़, जो मानवीय बहुत सारे गुण हैं जो मनुष्य ने अर्जित किए हैं हज़ारों साल के डेवलपमेंट में, उनकी कोई अंश कहीं न कहीं बच जाए, पैदा हो जाए या उसकी तलाश की जाए, कुछ इस तरह की आप कोशिश करते रहते हैं। तो इस उपन्यास में आप जो न्याय का हमारा पूरी सोच समझ है और जैसा हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया है लेकिन हम उसे 6-6 साल जमानत नहीं देते, जैसे उमर खालिद का ही आपने जिक्र किया कि जिन कोर्ट से उसकी फाइल गुजरी है सब इस बात को जान रहे हैं जी कि उसने गांधी पे भाषण दिया है अमरावती में। जो भी उस फाइल को डिटेल को पढ़ेगा उसमें ऐसा कुछ नहीं कि उसे 6-6 साल आप जेल में रख सकें, लेकिन तंत्र ने उसे रखा हुआ है और सब लोग एक नाटक कर रहे हैं कि उसे हम कानून का पालन कर रहे हैं और ये वो दोनों तरफ वो ये बिल्कुल। तो ये चीज़ इसमें उभर के आती है। तो ये जो आपकी विधा है ये अलग तरह की है, मेरा ख्याल है ये सब में रहता है। आपके जो भी चीज़ें आप करते हैं उसमें इस विधा का प्रभाव है आपके उस पे। आपको भी ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा नाटकीय ढंग से इन चीज़ों को प्रस्तुत करने में मुझे लगता अपने को आप बेहतर फील करते हैं? मुझे लगता है कि 2014 के बाद जो बहुत ही मौलिक किस्म के जो सवाल हमारे समाज के लिए पैदा हो गए और जो ऐसी चीज़ें पैदा हुई जो हमने अपने जीवन में कम से कम अपने आसपास घटते हुए इतने खुले रूप में नहीं देखी थी, तो उसके बाद से मैंने जो भी लिखा है नॉवल, वो पास अतीत को न लेकर, पुराने को न लेकर, बिल्कुल हाल के समय को लेकर। मतलब जैसे मेरा नॉवल अगर चल रहा है तो जैसे आज भी अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो जुलाई का महीना 2026 चल रहा होगा, तो मैं पृष्ठभूमि मॉडर्न या आज की रख रहा हूँ, क्योंकि इतना कुछ जो घट रहा है वो ऐसा है जो इतिहास उसको न जाने कितने सालों तक उसका मंथन करेगा, उसका अनुसंधान करेगा। ये कोई मामूली समय नहीं है, ये एक असामान्य, एक असाधारण किस्म का समय है। इसलिए मेरे नॉवेल्स में आज बहुत मौजूद रहता है और चूंकि जो भी कुछ हो रहा है वो इतना एब्सर्ड है। ये जो लैटिन अमेरिकी मैजिकल रियलिज्म है जी, ये भी आपको प्रभावित करता है उसी तरह से क्या? जैसे काफका की वो कहानी तो एक पर्टिकुलर हो गई, वो आपने उसका जिक्र भी कर दिया जी, वह उपन्यास उनका। लेकिन मैजिकल रियलिज्म में भी इस तरह की स्थितियां
कई जगह आई, जैसे उसमें वो मशहूर किताब उनकी गार्सिया मार्केज वाली 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में, इसमें भी इस तरह की कल्पनाएं हैं, वो भी आपको असर करती हैं? करता था, लेकिन उसके साथ अब एक दिक्कत, बड़ी इंटरेस्टिंग दिक्कत ये हो गई है कि सरियलिज्म ने हमेशा समय का आगे पढ़ लिया। तो जो रियलिटी में छिपाव दुराव जैसे था कि भाई लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, और जो आप आपस में बात कर शिष्टाचार है वो हिपोक्रिटिकल है, इसके खिलाफ सरियलिज्म पैदा हुआ। तो वो ऐसा होता था कि ड्राइंग रूम में गेंडा आके बैठ गया, या इस तरह की हरकतें उनके नाटकों में या उनके नॉवेल्स में होती थी। उससे वो उस रियलिटी को पुनर्रचित कर रहे थे, असली रियलिटी दिखाने की। अब क्या हो गया है कि जो असली रियलिटी है वो खुद सरियल हो गई, वो खुद ही विचित्र हो गई है कि भाई ट्रम्प जो है कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जब किसी और प्रधानमंत्री से बात करते हैं, गाली गलौज हो रही है। मतलब आप मान लीजिए दो राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं एक समझौता, एक समिट में। हाँ। तो ये सरियलिस्ट इन चीजों को इमेजिन करते थे, लेकिन अब ये घट रहा है। तो अब सवाल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है, क्या अब कौन सा आर्ट होगा जो कि इसका पटाक्षेप करेगा? क्या हम बड़े ही उबाऊ किस्म के सोच विचार करें कि भाई कैसे डील करें इसको? तो मैजिक रियलिज्म से प्रभावित जरूर व्यक्ति होता है, लेकिन आज के जो हालात हैं वो तो सरियल से बहुत आगे निकल गए। इसमें वैज्ञानिक गोट है जो आपका जी नायक के साथ जो आता है, तो ये सिस्टम का हिस्सा भी है जी। इसको जिस तरह से आपने प्रयोग किया है वो कहाँ ले जाता है कहानी में, वो और क्या कहना चाहते हैं आप? हल्का सा ऐसा व्यक्ति है जो बहुत नॉलेजेबल है, उसमें इंसानियत का थोड़ा सा जज्बा भी है। वो उस मिलिट्री और तंत्र के उन तत्वों के खिलाफ खड़ा है जो ये चाहती हैं कि इस हादसे का या इस त्रासदी का भी वो किसी तरह से रस निकालें और इसकी टेक्नोलॉजी कुछ बना लें, इससे अस्त्र बना लें, इसका क्या फायदा उठा लें। और ये आर्गुमेंट करता है कि ये इंसान है, इसके इंसानी हक हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको इंसान मानना चाहिए। और वो इसकी जो व्यथा है, इसके पीछे जो त्रासद एलिमेंट है उसको महसूस कर रहा है। तो वो अक्सर चला जाता है उसके कक्ष में, जो उसका कक्ष है जहाँ पे इतना सा व्यक्ति बैठा है, उसकी आंख भी है, नाक भी है, उसके चेहरे पे भाव भी आते हैं, और उसको देखता है। आप खुद सोचिए, महसूस करिए कि अगर आप ऐसी दृष्टि को देख रहे हो तो आपको विभत्स भी लगेगा, घृणा की भावना, अजीब सी एक आपको जुगुप्सा भी होगी। तो ये इसका एक मानवीय पक्ष के रूप में इस किरदार को मैंने इस्तेमाल किया। आखिर में नायक जो है खुश है। ये जो इस पोजीशन को जो आप यूज करते हैं जी, कि ऐसी विषम परिस्थितियों में सब कुछ उसके खिलाफ है, और लेकिन वो लास्ट में खुश है। ये खुश तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये अपनी कल्पनाओं से खुश है। नहीं, कल्पना वो मतलब वो लाचार, या वो ये सोच रहा है कि अब सत्ता का कोई बस नहीं है उसके ऊपर, जो लाचारी, ये सब कल्पना में है उसकी, लेकिन ऐसा सोचना उसका जो है। अब जैसे इसको मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ। ये अंत में कह रहा है, इसको 2 मिनट आप दो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के पास 4 मिनट हैं भी अब। हाँ, लेखन और कथा के पन्ने जैसे आगे चलते हैं, अब तुम माने मुल्जिम या कथाकार पहले क्रोध महसूस करते हो उत्पीड़न की नंगई और धड़ाके के प्रति, इतना खुल्लम खुल्ला सरेआम, मानो ये नॉर्मल है, कानून का दुष्प्रयोग, अस्त्र की तरह इस्तेमाल, सफेद ढीठ झूठ की इंतहा, सरेआम अन्याय का प्रदर्शन, अदालतों के भीतर हर कुछ अपने सत्व के उलट उसकी शर्मिंदगी, द शेम ऑफ इट। तुम बुदबुदाते हो उसी जुगुप्सा की सरसराहट के साथ जो द ट्रायल के ने महसूस की थी जब वह जल्लाद के वार के बाद मर गया था। तुम शर्म से इतने व्याकुल हो, इतने कि तुम घोर अन्याय और घोर दमन के इस क्रूर और धूर्त बहुमुख स्थापत्य से कोई संपर्क नहीं चाहते, न सहयोगी न विरोधी। तुम्हें यह इल्म ही नहीं कि अमानुष से विरोध भी करें तो कैसे।
सो अमानवीयता के इस प्रदूषित स्थापत्य से तुम दूर होने लगते हो, घटने और घुलने लगते हो। संकुचन संपूर्ण अन्याय का नकार और प्रतिवाद है, उस मानव पशुता का नकार जो जीवन को और जीवन के हर मानवीय तत्व को कलंकित करता है और फिर इस कलंक का टीका बनाकर उसका उत्सव मनाता है, जय जयकार करता है। तुम घटते घुलते जाते हो, अब तुम विलक्षण तरह से जहरीले मानव समाज से खुद को अनुपस्थित कर देते हो, आधा पैर भीतर आधा बाहर। कुछ इस तरह का चैलेंज कि या तो तंत्र अमानव है अथवा मैं, दोनों एक साथ मानवीयता की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। ठीक। तुमने उन्हें जो न्याय और शासन तंत्र है, उसका प्रपंच और तमाशा है, उसे आउट रैंक कर दिया है, उसे पछाड़ कर अपना खूंटा मानो गाड़ दिया है। तुमने मनुष्यता के का साथ और दामन नहीं छोड़ा। क्यों तुम छोड़ो? तुम उतने ही ऑथेंटिक मानव हो जितना कोई भी नेक आदमी। तुमने तंत्र की उस बेशर्मी और अमानवीयता को उठाकर पटक दिया जो तुम्हें कीड़ा कहती है, तुमसे कीड़े जैसा बर्ताव करती है। बस इतने पे रोकें इसको समय के लिहाज से, क्योंकि दर्शक लोग जो है एक जो गुदगुदाने वाली तस्वीर है, इसको और बता दें अंत में। इधर तो एक तस्वीर मुझे खूब गुदगुदाती है कि महाविपदा का त्रुटिपूर्ण ऐलान हो गया, या चलो फुल स्केल साइमुलेशन अभ्यास। उच्चस्थ पदधारक और मुझे एक भूमिगत बंकर में शिफ्ट किया गया है। एक कोने में मेरी मोबाइल आपदा कैरी यूनिट है जिसके भीतर मेरा 2 इंच अवस्थित है। दूसरे कोने में एक अलंकृत विशाल कुर्सी है जिसकी बनावट सिंहासन जैसी है, जिस पर उच्चस्थ बैठा है। मैं उसे एकटक देख रहा हूँ। वह बीच बीच में चोरी से मुझे देखता है और फिर तुरंत मुंह घुमा लेता है। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, शायद हंसने भी लगूं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा, ये तद्भव नाम की पत्रिका में अभी उपन्यास है। ये प्रकाशन में जब आएगा तब आप लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन तद्भव में आप इसे फिलहाल पढ़ सकते हैं। तो ये थे राजू शर्मा अपने उपन्यास उर्फ कीड़ा के साथ, और फिर मुलाकात होगी इनसे। हम बातें तो दूसरी तमाम करते हैं, आज हमने इस मुद्दे पर की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.